स्टार्ट कर दीजिए मैम। Good morning everyone. Myself Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. And this is class for students of BCom program semester 4 and the paper is cost accounting. As you all know, I think the students are all those students which have attended previous classes. So we have completed the course. हम जो है जितने units थे सारे topics we have already covered it. So मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आज मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है वो रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपको पता है कि AB था, तो उसमें एज सच कोई पेपर था नहीं, वो अवेलेबल है भी नहीं हम लोगों के पास। तो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आपका पहले, तो वो वाला क्वेश्चन पेपर हम रिवाइज करेंगे जो जून में एग्जाम हुए थे, मई जून में 2019 में। तो जो लास्ट पेपर था वो वही वाला था। So we are going to revise that paper only. तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डू यू नीड टू अटेंड इट, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बुक एक बार मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जिनको बुक खरीदनी है तो दे कैन बाय बुक बाय सुरेंद्र सिंह सर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, किताब में है। एक है MN अरोड़ा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बाय विकास पब्लिशिंग हाउस। महेश्वरी एंड मित्तल, कॉस्ट अकाउंटिंग थियोरी एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है देन इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। अगर आपके पास लेटेस्ट वाला नहीं है, 1-2 साल पुराना भी है तो वो आपका चल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नया एडिशन चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा ऐसा कोई चेंजेस हुआ नहीं है। और बाकी मैंने आपको सारे नोट्स जो है ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको रेफर कर लो। और 10 ईयर्स तो मैंने आपको बोला ही है, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर आप कुछ प्रीवियस ईयर्स के आप देख लोगे तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, देन इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, आप बस इतना ही करिए, इतना आपके लिए बहुत रहेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। अगर किसी का कोई भी डाउट है, मैंने बोला था कि अगर डाउट भी है तो दे कैन राइट, आई विल टेक अप डाउट इन दीज 2 क्लासेस, क्योंकि 2 क्लासेस रह गई है हमारी, एक आज है और एक जो है फिर वो कमिंग वेडनेसडे जो है वो वाली हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो अगर आपके जो भी डाउट्स भी हैं प्लीज टू राइट इन QA टैब, आई विल टेक अप दैट ऑल्सो। तो बेस्ट तो बेटा मैं आपको अभी जो है बेस्ट बुक ही, ये जो 3 है, ये 3 वो बुक है जो ऑलरेडी मेरे पास है, जो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, मैं इन्हीं 3 बुक से रेफर करके मेरे ये जो नोट्स हैं ये बने होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सी बुक बेटर लगेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों बेस्ट है, सब में पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। सो विच एवर यू आर लाइकिंग यू कैन गो फॉर दैट। लाइकिंग इन द सेंस कि जिसकी लैंग्वेज आपको लग रहा है कि कुछ लैंग्वेज होता है कि आपके हिसाब से वो बहुत टफ है कि हमसे याद नहीं हो पाएगा, तो जिस बुक की लैंग्वेज आपको इजी लग रही है तो आप वो वाली बुक यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि विच बुक यू आर लाइकिंग। एग्जाम कब होंगे तो आई हैव नो आइडिया, यू शुड कॉल ऑन SOL हेल्पलाइन, दे कैन टेल यू बेटर। अभी तो किसी के साथ शायद 7 से भी रेगुलर मोड के जो हैं, रेगुलर मोड के तो 7 से शुरू हैं, आप लोगों के कब है आई हैव नो आइडिया। You please do call on SOL helpline, you will get information from there. Then I'll start with this paper. तो ये मई जून जो आपका 2019 था उसमें ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मतलब आपको मैक्सिमम हर क्वेश्चन में पार्ट्स मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर का आपका वेटेज 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यूजुअली 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का आपको नहीं मिलेगा। 7 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से आपका ब्रेकअप होगा। देयर विल बी पार्ट्स इन द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड दिस कैरीज 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू कैन डिवाइड बिटवीन कि लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मीनिंग आपको बताना है वो 2-2.5 नंबर का आपका वेटेज होगा, और बाकी आपकी एडवांटेजेस जो है वो आपको लिखनी होगी। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमारा 5 नंबर की एडवांटेजेस पूछी है तो हम 5 ही एडवांटेज लिखेंगे। दिस इज नॉट स्कूल।
ठीक है, ऐसा स्कूल में होता था कि 5 नंबर का है तो आपने 5 पॉइंट लिख दिया एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। नो, यू नीड टू राइट मोर देन दैट। 8 से 10 पॉइंट आपको कम से कम लिखने होंगे। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मतलब इट्स मैटर्स, 5 नंबर बहुत होते हैं, तो सिर्फ 5 एडवांटेजेस लिख के या 6 एडवांटेजेस लिख के खत्म नहीं होगा। यू शुड राइट एटलीस्ट 9 to 10 एडवांटेजेस इन दैट। और जहाँ तक मीनिंग की बात है तो मीनिंग देखो, यहाँ पर आपको पहले भी बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो यहाँ पर जो आपको पहले जो दिख रहा है वो हमने सिंपल मीनिंग दिया है। In layman language, in simple language, what is the meaning of cost accounting? It refers to the process of accounting for cost. It is the formal mechanism by which costs are recorded in the books of accounts and are ascertained and controlled. तो ये सिंपल मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ये बेसिकली प्रोसेस होता है जहाँ पर कॉस्ट जितनी होती है, जितनी भी उस बिजनेस में कॉस्ट इनकर की होती है, उसकी जो अकाउंटिंग की जाती है, उसको जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और एक फॉर्मल मैकेनिज्म है। फॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई जगह कई बिजनेस ऐसे हैं जहां पर कॉस्ट अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। हर एक बिजनेस में कॉस्ट अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है, बट इन फ्यू बिजनेसेस एज रिकमेंडेड। वहां पर कुछ लाइक कंपनीज एक्ट जो है उसमें कुछ वहाँ पर क्लॉजेस दिए हुए हैं जहाँ पर वो मेंशन किया हुआ है कि किनको कॉस्ट अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। तो वो उनके लिए एक फॉर्मल मैकेनिज्म है कि उनको बनाना ही है, जहाँ पर वो अकाउंट बुक्स में पूरी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालते कैसे? जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे होते हैं कि पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आ रही है, राइट। और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हैं कि हमारा उतना उतना हम सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते, वी आर इनकरिंग लॉसेस, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो दिस ऑल कम्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो गिवन द मीनिंग of cost accounting as per CIMA. CIMA is what? Chartered Institute of Management Accountants. क्योंकि जो cost accounting है that is directly related to management accountant, क्योंकि इसका जो यूज किया जाता है वो मैनेजमेंट यूज करती है इसको। In general, जो stakeholders हैं, stakeholders are not interested in cost account. Only management people for making decisions, they are interested in cost accounts, right? So according to CIMA London, cost accounting is the process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with the cost center and cost unit. तो यहाँ पर जो है proper technical language में जो meaning हो सकता है, we have given that also. क्यों? क्योंकि आपको ये ensure करना है कि you should get full marks. तो अगर आप इतना आप दे देते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपने सिंपल मीनिंग आपने दे दिया कॉस्ट अकाउंटिंग का, और एक अब आप एज पर लाइक किसी की जो गिवन डेफिनेशन है यू आर गिविंग दैट कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ पर वो कब से शुरू होता है? जहाँ से एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू करते हैं या जहाँ पर कमिटमेंट हो जाती है। कमिटमेंट हो जाती है कि किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर वो पैसा लगाने वाले हैं, इतना खर्च करने वाले हैं, तो वहां से ही अकाउंटिंग प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। In its widest usage, it embraces the preparation of statistical data. Embraces मतलब it includes, ठीक है। अगर embraces का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो embraces का मतलब होता है it includes. So it includes the preparation of statistical data, application of cost control method and ascertainment of profitability activities. तो इसका सबसे ज़्यादा जो cost accounting है उसका सबसे ज़्यादा यूज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? एक तो statistical data बनाया जाता है, ठीक है। statistical data मतलब comparison किया जाता है, जो past उनका जो डाटा था उसको current डाटा के साथ उसको compare करना, this is called statistics. एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड की अगर हमने पहले कॉस्ट हमारी कम आ रही थी, अब हमने ज़्यादा इनकर करना शुरू कर दिया, तो दे यूज वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल दैट कॉस्ट। और प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज निकालना कि अगर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर वो चला रहे हैं
तो वो कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन है जहां उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है. तो दैट ऑल कम्स अंडर दिस मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो यहाँ तक सिर्फ आपका मीनिंग आया है, क्योंकि अब आपका जो है आई थिंक जो पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, लाइक OBE आपका होना है, तो आपको इतना कम से कम लिख कर देना होगा, क्योंकि आपको तो बुक ओपन बुक एग्जाम है ना. दिस इज ओपन बुक एग्जाम, यू विल बी हैविंग बुक. सो ये मत सोचिए कि हमें मिनिमम लिख के देना है, बिकॉज यू विल बी हैविंग टाइम. तो डू राइट वॉट एवर डाटा यू आर गेटिंग. क्योंकि जितना आप उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे तो आप उतने ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर सिक्योर कर सकते हो. फिर उसके बाद वहाँ पर एडवांटेजेस पूछा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस आप लोगों को पता है, वी आर जस्ट रिकॉलिंग इट. पहली एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या है? A system of cost accounting reveals profitable and unprofitable activity. जो हमने ऊपर बोला था कि इसका एक वाइडेस्ट यूसेज क्या है कि ये प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज निकालता है, और साथ साथ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज भी यहाँ पर बता रहा है कि इन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ये एक्टिविटी अनप्रॉफिटेबल है, या तो वहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं रहा है या फिर उसमें लॉसेज हो रहे हैं. Second is cost accounting helps in controlling cost with special techniques like standard costing and budgetary control. तो दूसरा उसका क्या यूज था कि कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स वहाँ पर वो लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स वो लोग यूज करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही है कि आपका लाइक जो भी आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट थी उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, उसमें वेरिएंसेस निकाले जाते हैं. वेरिएंसेस मतलब डिफरेंस, कि हमने कितना एस्टिमेट किया था, एक्चुअल कितना हुआ, तो ये जो डिफरेंस आया किस वजह से आया. ऑल दिस कम्स अंडर दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. एंड बजटरी कंट्रोल, जो बजट्स हम बनाते हैं, ठीक है. बजट मतलब एस्टिमेटेड डाटा के बेसिस पर कुछ मार्केट एनालिसिस करके जो भी बजट्स बनाए जाते हैं, तो उसकी हेल्प से दे यूज टू कंट्रोल दी कॉस्ट. Cost accounting provides suitable data and other related information for managerial decision making. तो एक और इसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होती है, उनको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करती है जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं. A system of cost accounting guides the management in fixation of selling price. इसके अलावा सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस किस बेसिस पर डिसाइड होता है? कॉस्ट के बेसिस पर. जितनी कॉस्ट आएगी उसमें कुछ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रखे तब सेलिंग प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है. तो कॉस्ट हमें कहाँ से पता चलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग से. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पर हमें किसी भी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता नहीं चलती है, वो सिर्फ यहीं पर है जो हमें ये पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया जाता है. अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक जो है उसमें हमें कंट्रोलिंग में हेल्प करती है कि कितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है, और डाटा हमारा मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है, तो उसके हिसाब से कितना स्टॉक होना चाहिए. जैसे हमने इसमें इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ा था कि लाइक रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हम कितना स्टॉक रख सकते हैं. तो ऑल दीज आर हैविंग कैलकुलेशंस, तो वो हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कर पाते हैं. Cost accounting helps in the introduction of cost reduction program and finding out new and improved way to reduce cost. तो cost reduction program यहाँ पर help करता है कि हमें cost पता होती है और नए नए तरीके वहाँ पर निकाले जाते हैं कि किस तरीके से cost को reduce किया जा सकता है. A system of cost accounting reveals idle capacity and cost of idle capacity. जो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, ओवरहेड्स में हमने पढ़ा था कि जो अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है, तो उसमें वेरियस रीजंस होते हैं, वो आइडल कैपेसिटी भी होता है. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग आइडल कैपेसिटी फाइंड कर पाते हैं कि कितनी आइडल कैपेसिटी पे है मशीनरी या भी लेबर, और उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ रिलायबल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बने कितने रिलायबल है. कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर रिकंसिलेशन भी एक चैप्टर पढ़ा. रिकंसिलेशन में हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करते हैं और एडजस्टमेंट करके वी रीच टू द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है, तो अगर हमारा वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वी आर गेटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, इट मीन्स द डाटा आर करेक्ट, इट इज फुल्ली रिलायबल, अदरवाइज नॉट. Cost account helps in
मैनिपुलेशन इन प्रिवेंटिंग मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनिपुलेशंस होती हैं, फ्रॉड्स होती हैं, तो उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ पे चेक किया जाता है कहाँ पे कितना मटेरियल यूज हुआ, कहीं पे कोई वेस्टेज आ रही है, स्क्रैप आ रही है, एवरीथिंग दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो वहाँ पर कुछ भी फ्रॉड्स करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। Cost account helps in introduction of incentive plans that result in higher productivity and earning for workers. तो incentive plans किसको दिए जाते हैं? लेबर को। तो जो आपने लेबर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इंसेंटिव प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था कि कई टाइप के इंसेंटिव प्लान्स हैं जो लेबर को दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वहाँ पर जैसे लेबर छोड़कर चली जाती है तो मतलब सेपरेशन ऑफ लेबर ताकि कम हो, तो वेरियस इंसेंटिव प्लान्स हैव बीन यूज्ड कि लाइक उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, या फिर उनको रिफ्रेशमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, या फिर उनको कुछ भी टाइमली बोनस दिया जाता है, या उनको और भी कुछ ऑफर किया जाता है इंसेंटिव्स इन एडिशन टू देयर वेजेस। तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और अर्निंग। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि ये एंश्योर करता है, क्योंकि जब उनके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकल गई तो उसी के हिसाब से सेलिंग प्राइस फिक्स किया जा रहा है, तो इट एंश्योर्स लोअर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें जो प्राइसेस है वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। An efficient system of cost accounting is beneficial to government agencies as it provides ready figures for use by government. तो जो हमने बोला था कि कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो किस लिए है? क्योंकि गवर्नमेंट को उनका डाटा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, उनको रेडी टू यूज फिगर सारी मिल जाती है जो भी उनको चाहिए होता है कि लाइक उनको वेज लेवल फिक्सेशन करना है कि मिनिमम वेजेस वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, इससे कम नहीं होगा। प्राइस फिक्सिंग की जैसे वो कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतनी वैल्यू से ज़्यादा नहीं बेचा जाएगा। जैसे अब अगर हम एक छोटा सा करंट एग्जांपल लें तो पहले जैसे कोविड के टाइम पर जो बिल्स आते थे, लोग जो एडमिट हो रहे थे उनके 15 लाख 20 लाख का बिल आता था एक बार कोई एडमिट हो गया, तो उसको जो गवर्नमेंट थी उसने उसको लोअर रेट पर फिक्स कर दिया कि उससे ज़्यादा कोई भी जो हॉस्पिटल है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जांपल, नॉट रिलेटेड टू दिस कॉस्ट अकाउंटिंग, बट स्टिल कि प्राइस फिक्सिंग क्या है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है। सो ये हमने सारे एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो हमसे सिर्फ 5 नंबर का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें 5 नंबर की वेटेज होगी। सो वी हैव गिवन दैट मच एडवांटेजेस फॉर दिस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? अभिषेक जी, आप कौन सा लिंक शेयर कर रहे हो, कौन सा ग्रुप? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस व्हाट्सएप ग्रुप। वो मैं करा दूंगी तानिया, आई विल डू इट। बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तो उसका सिर्फ 3 नंबर का आई थिंक वेटेज है, 3 से 5 नंबर। तो वो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो नॉन इंटीग्रल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, नॉन इंटीग्रल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नॉन इंटीग्रल होता है कि जहाँ पर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अलग बनती है। ये मैंने जब आपको रिकंसिलिएशन चैप्टर कराया था तो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, बेसिकली नॉन इंटीग्रल का बेसिकली मीनिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज इंटीग्रल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस। तो नॉन इंटीग्रल जो होता है, नॉन इंटीग्रल जहाँ पर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं, उनके लिए अलग अकाउंटेंट होते हैं। दोनों के कॉस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बेसिकली दे आर डूइंग दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दे बोथ आर मेकिंग सेपरेट बुक्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो अपना अपना प्रॉफिट निकालते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से उनका अपना प्रॉफिट निकल के आता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं वो अपना नेट प्रॉफिट या लॉस वहाँ पर निकाल रहे होते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू डू दी रिकंसिलिएशन, इसीलिए हमें रिकंसिलिएशन करने की वहाँ पर जरूरत पड़ती थी, बिकॉज देयर इज नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। फाइन, इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या है? अभी इसमें एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो इंटीग्रल अकाउंटिंग
कि वहाँ पर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती है कि कॉस्ट अकाउंट और जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो अलग अलग मेंटेन नहीं किया जाएगा, सिंगल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द डबल एंट्री सिस्टम। उसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबका डाटा जो होता है वो इंक्लूड होता है। क्लासेस का लिंक आई थिंक मिल जाएगा बेटा। ये क्लास ही तो हो रही है मनीषा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये आज जो है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं रिवीजन क्लास ले रही हूँ। ये रिवीजन में जो आपका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप आया हुआ है वो वाला पेपर मैं आपका डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं तो हाउ कैन आई प्रोवाइड यू नोट्स आयुष? मतलब यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द टीम्स ग्रुप और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, देन ओनली you will be able to get notes. Otherwise how can I provide you notes individually? It's not possible for me. So do add up in the teams group or in the WhatsApp group. ये मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ। ये देखो ऊपर एक आपके पास पब्लिश में एक लिंक आया है, ठीक है? तो वो लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ऐड हो जाओ तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सारे नोट्स शेयर हैं। तो आप बोल देना, पुराने नोट्स भी आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था 7 मार्क्स का। फिर इसका सेकंड पार्ट देखो आया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, वेस्ट एंड स्क्रैप। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो पार्ट बी में भी इसमें फर्दर 2 पार्ट है, आपको डिफरेंस देना है। एक आपको डिफरेंस देना है बिन कार्ड और स्टोर लेजर में, और एक आपको डिफरेंस देना है वेस्ट एंड स्क्रैप में। तो यू कैन से कि 4 मार्क्स ईच, राइट? तो बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, तो पहले हम बिन कार्ड पढ़ रहे हैं। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था। बिन कार्ड क्या होता है कि जहाँ पे स्टोर्स जो भी बने होते हैं तो वहाँ पर कुछ कंटेनर्स होते हैं, दे हैव कंटेनर्स वेयर दे पुट अप स्टॉक्स, जहाँ पर वो अपना सारा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, वहाँ पे वो बने हुए होते हैं कंटेनर्स, उनके अंदर रखा जाता है और उस कंटेनर के बाहर एक चिट लगा दी जाती है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि इस कंटेनर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। तो जब भी वो लोग इशू करते हैं या कुछ भी रिसीव करते हैं तो उसी चिट के ऊपर एंट्री साथ साथ हो जाती है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड दी बिन कार्ड। तो जब भी कुछ रिसीव करेंगे, जब भी कुछ इशू करेंगे, उसी टाइम पर साथ साथ उसमें प्लस माइनस जो है क्वांटिटी में हो जाता है। और उसके साथ साथ उनके वो सपोर्टिंग कुछ वो भी रखते हैं डॉक्यूमेंट्स भी, कि उन्होंने लाइक अगर उनके गुड्स इशू कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट को, वहां से उनके पास कोई नोट आया होगा, रिक्विजिशन का नोट आया होगा जहाँ पे वो डिमांड करेंगे हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते जाते हैं और अकॉर्डिंगली वहाँ पर उस चिट के अंदर जो है एंट्री करते जाते हैं। तो वो जो चिट होती है दैट इज कॉल्ड दी बिन कार्ड। उस चिट को बिन कार्ड बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि उस बिन की कंटेनर को बिन यहाँ पर बोला जा रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई होती है। A bin is a container in which material is kept. A bin card is attached to the bin, drawer or any other container in which material is stored. तो वो जो मैं चिट की बात कर रही हूँ उसको बिन कार्ड यहाँ पर बोल रहे हैं। It shows the detail of receipts, issue of material and balance in the stock at any time. तो उस पे बैलेंस हमेशा आपको नेट बैलेंस शो करेगा, जो भी वहाँ पर रिसीव किया, जो भी इशू किया मटेरियल, सारा उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई होगी। An entry is made in the bin card at the time of each receipt or issue. All these entry of receipt and issues are supported by documents. So this is all about bin card. स्टोर लेजर की बात करें तो स्टोर लेजर क्या होता है? वो बेसिकली बुक्स होती है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी होती है, ऐसे स्टोर लेजर भी एक बुक होती है। So this is maintained in the cost accounting department and is one of the basic record for material accounting in a cost system. क्योंकि स्टोर में बेसिकली क्या होता है, सारा मटेरियल हमारा स्टोर में हमारा स्टोर होता है, तो उसकी जो प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वही करता है। वो स्टोर का जो लेजर है वो मेंटेन करके रखते हैं। इट शोज द फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मटेरियल।
तो जो हमने आपने जो पढ़ा था इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने फीफो लीफो ये सब हमने पढ़ा था, तो दैट वाज द स्टोर लेजर, वो स्टोर लेजर, ठीक है। और वो कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो उसमें हम क्वांटिटी भी लिखते थे कि हमने कितनी क्वांटिटी रिसीव की, कितनी वैल्यू की, कितनी क्वांटिटी इशू की, कितनी वैल्यू की, और हमारा कितना बैलेंस है। तो दिस ऑल कम्स अंडर दिस स्टोर लेजर। तो उसके अंदर क्वांटिटी भी लिखी होती है और वैल्यू भी लिखी होती है क्योंकि वो कितने प्राइस का वो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये 3 बेसिक डिफरेंस है इसमें। बिन कार्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली। बिन कार्ड में हम सिर्फ क्वांटिटी लिख रहे हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, इसमें से कितनी हमने इशू कर दी, कितनी हमने रिसीव की, ठीक है। और स्टोर लेजर में क्वांटिटी भी होती है और मनी वैल्यू भी होती है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, बिन कार्ड जो है वो स्टोर कीपर मेंटेन कर रहा होता है और जो स्टोर लेजर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। थर्ड इज, बिन कार्ड में पोस्टिंग कब की जाती है? ट्रांजैक्शन से पहले, मतलब पहले वो एंट्री कर देते हैं, देन दे यूज टू इशू, देन दे यूज टू रिसीव। बट स्टोर लेजर में कब होगा? जब वो काम हो जाएगा, कि जब इशू हो गया या जब वो हमने रिसीव कर लिए गुड्स, उसके बाद हम उसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। बट बिन कार्ड में पहले ही पोस्ट करते हैं, देन वी इशू गुड्स। फिर है दूसरा डिफरेंस, हमसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप। तो वेस्ट बेसिकली क्या होता है? पहले वेस्ट का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ वेस्ट इज दैट द पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट इन प्रोसेसिंग हैविंग नो रिकवरी वैल्यू। तो वेस्ट क्या होता है? जो प्रोसेसिंग के टाइम पे जो मटेरियल वेस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब उसकी कोई भी रिकवरी वैल्यू नहीं है। जैसे एक बार हमने इसका पहले भी हमने जब पढ़ा था, मैंने एग्जांपल लिया था कि लाइक क्लॉथ है, क्लॉथ की यहाँ पर बात करें तो वो कई बार श्रिंक हो जाता है, कि अगर कहीं पे सपोज शर्ट बनाई जा रही है, या मतलब वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो कोई ड्रेस वहां पर बना रहे हैं, तो अगर वो सपोज कुछ ड्रेस बनाने से पहले उस कपड़े को वॉश करते हैं, तो वॉशिंग के टाइम पे कोई कपड़े जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो कपड़ा श्रिंक हो गया, तो वो उनका क्या हुआ? वो मटेरियल लॉस्ट हो गया, क्योंकि सपोज उनका 50 मीटर कपड़ा था, वो 49 मीटर ही रह गया श्रिंक होके। तो 1 मीटर जो है वो लॉस्ट हो गया, 1 मीटर हैज बीन लॉस्ट, तो दिस इज कॉल्ड दी वेस्ट। उसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं, क्योंकि वो इन हैंड कहीं वो सारा लॉस्ट हो चुका है। Waste is a material lost during production or storage due to various factors. या तो प्रोडक्शन के टाइम पर हो जाता है या स्टोरेज के टाइम पर हो जाता है। दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन, केमिकल रिएक्शन, श्रिंकेज, कंटामिनेशन, अनरिकवरेबल रेसिड्यू विच हैज लिटिल और नो वैल्यू। तो वो उस टाइम पर जो है लॉस्ट हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि लाइक कोई भी केमिकल होता है वो इवेपोरेट हो गया, या केमिकल्स का आपस में रिएक्शन हो गया तो वो यूजलेस हो गए, ठीक है। जो श्रिंकेज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंटैमिनेशन की कोई चीज खराब हो गई, कि लाइक पेरिशेबल गुड्स थे, अगर वो खराब ही हो गया तो वो किसी वैल्यू का नहीं बचा, हम उसको किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच वेस्ट अकर्स। कंट्रोल ऑफ वेस्ट, वेस्ट हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो वेस्ट से क्या होता है? अगर हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है तो हमारी आउटपुट की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो इट शुड बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम, क्योंकि इससे हमारे आउटपुट पे फर्क पड़ता है तो हमारे रिवेन्यू पे भी फर्क पड़ता है, तो इसको जो है मिनिमाइज करना चाहिए। Allowance for normal waste should be made on the basis of past experience, technical factors and any special features of material. मतलब ये जो है पहले से जैसे हमने पढ़ा है कि नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस जो पहले से एस्टिमेटेड होता है कि हम अगर ये एक्टिविटी कैरी ऑन करेंगे तो इतना लॉस हमारा हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही अलाउंसेस फिक्स किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कि पहले कैसा हुआ है तो उसी के हिसाब से इस बार भी वैसे ही होगा, तो उसके बेसिस पर अलाउंस फिक्स किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी चाहिए कि अगर वहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं तो उन 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका वेस्ट जितना एस्टिमेटेड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो रहा है मतलब देयर इज द लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर पार्ट, कि उन्होंने लैक ऑफ केयर या हम कहें केयरलेसनेस है जिसकी वजह से वो लॉस हुआ।
वेस्ट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली वेस्ट रिपोर्ट बननी चाहिए ताकि टाइम टाइम ये पता चलता रहे कितना वेस्ट हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो इस तरीके से वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वेस्ट की? इसकी कोई रियलाइजेबल यूजुअली नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हमने बोला कि ये लॉस्ट हो जाता है, हमें प्रोडक्ट मिलता भी नहीं है, तो इसको आगे बेच के हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो अगर हमारा जो लॉस है नॉर्मल लॉस है, ये आपने पढ़ा है प्रोसेस अकाउंटिंग में, दिस इज रिलेटेड टू योर प्रोसेस अकाउंटिंग ओनली, प्रोसेस कॉस्टिंग सॉरी, प्रोसेस कॉस्टिंग में आप ये पढ़ के आए हो कि अगर हमारा नॉर्मल लॉस होता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है? दैट लॉस इज बियर बाय द गुड यूनिट्स। जो भी हमारी गुड यूनिट्स होती हैं, गुड प्रोडक्शन है, उसमें वो लॉस डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने बोला था कि अगर 1000 यूनिट का जो कॉस्ट हमारा है वो सपोज 10,000 है, तो वो ₹10 पर यूनिट है, बट नॉर्मल लॉस हुआ और वो 1000 की जगह हमारी 900 रह गई, तो वो जो 10,000 है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग 900 ओनली, बिकॉज 100 यूनिट जो है वो नॉर्मल वेस्ट था। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमारी जो आउटपुट होगा उससे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि वो गुड यूनिट्स में, गुड प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाती है। दिस इज नॉर्मल लॉस। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो हम सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर हमें इन केस कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू आती है वेस्ट की, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, और वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? क्रेडिट साइड पर, वो हम क्रेडिट साइड पर उसको शो कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट। और स्क्रैप क्या है? स्क्रैप होता है कि इंसिडेंटली जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ मटेरियल हमारा निकल आता है, तो उसको हम स्क्रैप कहते हैं। जैसे कटिंग करते हुए, लाइक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से कुछ बनाया जा रहा है, तो हम जब कटिंग करते हैं तो वो जो मटेरियल हमारा बच जाता है, कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, हमने उसमें से एक सर्कल काट लिया, तो बाकी जो बचा हुआ कार्डबोर्ड रह गया सर्कल काटने के बाद, दैट इज व्हाट? दैट इज स्क्रैप, क्योंकि वो किसी और यूज में तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर जैसे कि लेदर फैक्ट्री है, तो वो जो नहीं, लाइक टिम्बर की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर वो लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका जो स्क्रैप निकल के आता है, उसकी जो वेस्टेज निकल के आती है, वो सारी स्क्रैप वैल्यू। It is defined as the incidental residue from certain types of manufacture, usually of small amount and low value, recoverable without further processing. तो ये जो हमारा मटेरियल है, ये इसकी हमें कुछ वैल्यू जो है मिल जाती है, ठीक है, और उसको हमें फर्दर प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा मटेरियल एज इट इज होता है, बस वो हमारा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि उसमें से हमें जितना जरूरत था हमने ले लिया, बाकी हमारा मटेरियल यूजलेस हो जाता है। It has following features. It is incidentally produced from the manufacturing process. It is usually of small value, क्योंकि वो जो वेस्ट वो जाएगा, वो हम जो कहते हैं कि ऐसे ही हमने बेच दिया, ठीक है, कि जो हमारा कहते हैं कि स्क्रैप है कबाड़ी वाले को जो हम बेच देते हैं, तो दिस इज ऑफ दैट वैल्यू ओनली। तो इसकी जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हमें उसको बेचना है तो उसे हमें ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। स्क्रैप में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल इन सम केसेस, क्योंकि वो सीधा मटेरियल ही है कि हमने मटेरियल को कट किया अपनी रिक्वायर्ड डिजायर्ड शेप में, और बाकी बचा हुआ जो है हमारा हम कह देते हैं स्क्रैप है, तो दैट इज मटेरियल ओनली। तो कई बार वो कई चीजों में यूज हो जाता है। अनलाइक वेस्ट, स्क्रैप इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। तो वेस्ट तो हमारा था कि वो खराब हो गया, हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, कि हमने श्रिंकेज बोला, कपड़ा श्रिंक हो गया 1 मीटर, तो वो कहाँ गया हमें नहीं पता, बट ये जो स्क्रैप है वो हमेशा फिजिकली अवेलेबल होता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, तो स्क्रैप वेस्ट होगा, स्क्रैप होगा, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल पे कॉस्ट हमारी ज्यादा लगी है और उतना पूरा मटेरियल यूज नहीं हुआ, उससे जो आउटपुट आया दैट इज लेस। तो इसलिए क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्क्रैप को जो है उसको भी हमें हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना कम से कम हो उतना हमें स्क्रैप अपना रखना चाहिए। तो उसके लिए भी वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर असाइन की जाए, पीरियोडिकली रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाए, ताकि समय रहते जो है करेक्ट एक्शन लिया जाए। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? स्क्रैप में बी ट्रीटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज।
तो इसकी जब हम कह रहे हैं कि हम उसको बेच देते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू है, तो वो जो पैसा मिलेगा उसको बेचकर, दैट विल बी दी अदर इनकम। ठीक है, तो एक तो हमारा तरीका है कि हम उसको एज अदर इनकम ले लें, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पर शो कर दें, क्योंकि ऑल इनकम्स वी शो ऑन द क्रेडिट साइड, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो कर दें। ठीक, तो वो बेसिकली कब करना है, जब उसकी वैल्यू काफी छोटी है, व्हेन इट हैज अ स्मॉल वैल्यू, तब उस केस में हम उसको अदर इनकम ले लेते हैं। बट अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ओवरहेड्स में क्रेडिट कर देते हैं। The net value of scrap, that is after adjusting selling and distribution cost, may be credited to production overhead of the department producing the scrap. तो अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसमें पहले हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एडजस्ट कर देते हैं, और जो भी रिमेनिंग होता है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्रेडिट कर देते हैं। मतलब अगर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उससे हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इतनी उनकी इनकमिंग हो गई, तो ओवरऑल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। An alternative to this method is that the net realizable value is credited to the material cost. तो या तो material cost में हम उसको credit कर दें, या पहले हम उसको production overheads में show कर सकते हैं। थर्ड वन इज क्रेडिट टू जॉब और प्रोसेस। अगर हमें पर्टिकुलरली पता है कि ये कौन सी जॉब के लिए हमारा स्क्रैप निकला था या जो, तो उसमें हम स्पेसिफिकली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। The realizable value of scrap may be credited to the job or process which yield the scrap. जिसमें से scrap निकला है, जिस पर्टिकुलर जॉब को करते हुए या जिस प्रोसेस को करते हुए अगर हमारा ये स्क्रैप निकला है, उसी को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो दिस इज सुटेबल व्हेन द स्क्रैप इज आइडेंटिफाइबल विद अ पर्टिकुलर जॉब। ये कब पॉसिबल है, जब हमें पता है कि ये इसी पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस से ये स्क्रैप निकला है। अगर हमें नहीं पता तो देन दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसमें देना है, वो आपको लिखना है। आज लास्ट क्लास नहीं बेटा, इसके बाद एक और क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज आल्सो देयर, दैट इज ऑन 9। आइडल कैपेसिटी मतलब जिस टाइम पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे हमने बोला कि जैसे लेबर है, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लेबर वहां पर, सपोज लेबर की जो टाइमिंग है वो 9 to 6 है, 9 घंटे लेबर वहां पर काम कर रही है, ठीक है। तो उनको जो वेजेस पेमेंट होगी 9 घंटे के लिए होगी, बट पूरा टाइम तो लेबर काम नहीं करती है, ठीक है। आधा घंटा हो सकता है उनका लंच ब्रेक भी होगा, आधा से 1 घंटा उनका लंच ब्रेक होगा, इन बिटवीन कुछ रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, तो वो आइडल कैपेसिटी है। या फिर अगर मशीनरी सपोज खराब हो गई है, जिस मशीन पर वो काम कर रहे हैं वो खराब हो गई है, या पावर फेलियर हो गया, लाइट नहीं आ रही, तो उस टाइम कोई भी जो वर्कर है, लेबर है, वो काम नहीं कर रही, वो खाली बैठी क्योंकि लाइट ही नहीं। तो वो टाइम जिसके लिए, जिसमें वो खाली बैठे हैं और उनको पेमेंट की जा रही है, तो दैट इज द आइडल कैपेसिटी। सेम हैपेंस विद मशीन, कि मशीनरी उतना टाइम हमारी यूज नहीं हो रही है, लाइट चली गई है या मशीन खराब हो गई है, तो देयर इज नो प्रोडक्शन। आइडल कैपेसिटी से मतलब है व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन एंड दे आर पेइंग फॉर इट, तो दैट इज नोन एज आइडल कैपेसिटी। तो 10 ईयर में पेपर मिल जाएगा बेटा। ये जो मैं आपको कर रही हूँ, इवेपोरेशन होता है कि उड़ गया। इवेपोरेशन जैसे हम कहते हैं ना, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, कि लाइक ओपन वाटर कहीं पर है, बहुत तेज धूप निकल रही है, तो वो पानी सूख जाता है। तो वो सूख कैसे जाता है, क्योंकि वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो केमिकल्स भी होते हैं कि जैसे आपने जैसे एक केमिकल होता है, कौन सा बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट द नेम, थिनर जैसे होता है, थिनर आपका होता है, थिनर यू मस्ट बी यूजिंग। मतलब आप लोगों ने थिनर देखा होगा, जो ये कारपेंटर्स होते हैं, तो ये कुछ लाइक लिक्विड जो है वो पॉलिश करने के लिए कुछ यूज करते हैं थिनर का। तो अगर हम उसको ओपन छोड़ देंगे तो वो ओपन जो थिनर है वो इवेपोरेट हो जाता है, कि आपने इतनी बॉटल रखी थी तो वो बहुत कम बचेगा उसमें, क्योंकि वो अगर ओपन रहेगा तो ओपन होने पर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ केमिकल, तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कि अपने आप रखे रखे जितनी क्वांटिटी थी उससे वो कम हो जाती है, तो दिस इज इवेपोरेशन। वेस्ट होता है बेटा
हाँ एग्जैक्टली अंकिता, यू गॉट इट राइट थे ना। वेस्ट होता है जिसकी हमारा मतलब मटेरियल हमारा कहाँ गया हमें पता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला इवेपोरेशन, ये जो मैं अभी आपको समझा रही थी, इवेपोरेशन क्या था कि हमने आधी बॉटल हमने कुछ रखा था केमिकल, और जब हम कुछ दिन बाद जाकर देखते हैं तो वो नीचे थोड़ा सा बचा हुआ होता है, तो वो क्या हुआ मटेरियल हमें पता ही नहीं है कहाँ गया। तो दिस इज कॉल्ड वेस्ट, क्योंकि फिजिकली वो अवेलेबल ही नहीं है, जितना था उतना वो हमें वापस नहीं मिला, बाकी कहाँ गया हमें पता नहीं है, तो वो हमारा वेस्ट है। जो और इजी एग्जांपल मैंने दिया था वो मैंने कपड़े का दिया था कि हमारा कपड़ा श्रिंक हो जाता है। ये तो बहुत कॉमन है कि आप लोग भी ड्रेस मटेरियल्स कुछ लाते हो, लाइक कॉटन का कपड़ा जो होता है, कॉटन का कपड़ा जब हम वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, उसका साइज अपने आप कम हो जाता है। तो वो क्या हुआ, अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी कि सपोज वो मैंने एग्जांपल जैसे दिया 50 मीटर कपड़ा लिया उन्होंने, 50 मीटर में से उसका श्रिंक होके 49 मीटर्स रह गया, तो 1 मीटर कपड़ा वेस्ट हो गया, जिससे वो और कुछ बना सकते थे, उनका आउटपुट और ज्यादा आ सकता था, बट वो इन हैंड अब है ही नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ गया, वो श्रिंक हो गया। तो दिस इज कम्प्लीटली वेस्ट, क्योंकि अगर कुछ खराब भी हो जाता तो उसको बेच के उनको कुछ रिवेन्यू मिल जाता, बट वो तो बिल्कुल ही चला गया, तो उसके बदले में कोई उनको वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड दी वेस्ट। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक सबको क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं है? ओके ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी का और पार्ट, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, 5 क्वेश्चन होंगे, देन यू विल गेट द इंटरनल चॉइस इन दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, differentiate between direct cost and indirect cost with suitable example. तो that we have discussed many time कि direct cost क्या होती है, indirect cost क्या होती है, right? तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट बताना है, उसका एग्जाम्पल देना है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। आप ये जो डिफरेंसेस है ये आप कॉलम फॉर्मेट में भी दे सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज कि कॉलम फॉर्मेट में जब हम बनाते हैं ना, तो बेसिकली हम 3 कॉलम बनाते हैं, और फर्स्ट कॉलम हम बेसिस लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिस आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बेसिस हम कई बार ढंग से नहीं लिख पाते, ठीक, बट जो मेन फॉर्मेट है जो सजेस्टेड होता है वो कॉलम वाला ही होता है, बट दिस वन इज ऑल्सो राइट बिकॉज यू आर स्पेसिफिकली राइटिंग एवरीथिंग। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज वेरी सिंपल, यू ऑल नो। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जहां पर हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट किस कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है या किस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, और उसको हम एलोकेट कर देते हैं। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था ओवरहेड में भी कि हमने एलोकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हम वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर कॉस्ट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो हम डायरेक्टली उसी से चार्ज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉस्ट। कि अगर हमने मटेरियल हम ले रहे हैं कि वहां पर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहां पर परचेजेस ऑफ क्लोथ्स है, तो वो क्लोथ्स तो एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना, वो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होगा, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? दैट कॉस्ट विच वी इनकर डायरेक्टली फॉर प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। A cost which can be directly identified with and allocated to a cost center or cost object or cost unit is known as direct cost in relation to that cost center or cost object or cost unit. So this is little bit technical language जो book की language आपकी होती है. The meaning is simple, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एलोकेट कर पा रहे हैं कि ये इसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम ये कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और डायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्ट होते हैं। वी ऑल नो प्राइम कॉस्ट जो हमारी होती है वो पूरी की पूरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की गारमेंट कंपनी में क्लोथ जो होता है, और टिम्बर जो होता है, फर्नीचर अगर कोई कंपनी बना रही है जो टिम्बर वहां पर आता है, क्योंकि उसी से तो फिर फर्नीचर बनाया जाता है ना। तो दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल, जो हमारा वो कंपनी जो चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल उसे चाहिए, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? जो लेबर उस चीज को बना रही है, कि लाइक गारमेंट कंपनी में वीवर्स होते हैं जो वो कपड़े को शेप दे रहे हैं प्रॉपर, फर्नीचर मेकिंग कंपनी में कारपेंटर्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट लेबर है जो उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि अगर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है, इन जनरल मशीन वहाँ पे यूज नहीं हो रही है, उसके लिए स्पेसिफिकली कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, ठीक है। एंड सम ऑफ ऑल दीज डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड दी प्राइम कॉस्ट। दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ये तो याद ही होगा, अभी हमने ओवरहेड पढ़ा है, जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है, तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को कंपनी बना रही है, डायरेक्टली उसको बनाने में यूज नहीं हो रही है वो कॉस्ट, तो उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग, but directly they are not used to manufacture that product। जो मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिया कि अगर जो मशीनरी वो प्रोडक्ट बना रही है उसके अंदर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल रहे हैं, तो वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो हमारा प्रोडक्ट बनाने में यूज नहीं हो रहा, बट इट इज हेल्पिंग दैट, ठीक है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऑफिस वहाँ पर उनका मेन ऑफिस बना हुआ है, हेड ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, ऑडिटर्स काम कर रहे हैं, तो उनको स्टेशनरी चाहिए, तो स्टेशनरी इज मटेरियल, लाइक पेन है, पेंसिल है, all which they are using, this is material, but this is not directly related to the production of goods, so this is called indirect material। indirect labor जो डायरेक्टली मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, बट स्टिल दे आर वर्किंग देयर, के स्वीपर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, so this is indirect labor cost। और indirect expenses, rent, depreciation, power, ये सारा हमारा indirect expenses, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हो गए, मीनिंग भी हो गया। सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। तो यहाँ से आप डिफरेंसेस निकाल सकते हो कि कंपोनेंट, पहले तो दोनों का मीनिंग आ जाएगा, फिर कंपोनेंट्स, उसके 3 कंपोनेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और उसका जो सम है प्राइम कॉस्ट होता है, इसका सम जो है ओवरहेड होता है। दिस काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन गिव इन द कॉलम। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सिंपल था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बेटा पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है नया, बट ये 2019 का ही पेपर है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो बस एक बार ये डिस्कस करने के लिए हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट अ पेपर, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ओके, सो इट इज क्लियर टिल नाउ। तो ये जो क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डिफरेंस। फिर ये आपका देखो इसका बी पार्ट, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू योर मटेरियल टॉपिक। फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू मटेरियल एक्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ₹15, नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक, minimum usage 25 units per week, maximum usage 75 units per week, reorder period 4 to 6 weeks and number of weeks in the year 52। तो ये एक पूरी जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके नीचे आपको क्या करना है, कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आप EOQ पढ़ के आए हो, EOQ इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये 5 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो सिंपली इट इज 2 मार्क्स ईच। और कुछ भी नहीं करना, आपके तो पास इसके रेडीमेड फॉर्मूलाज अवेलेबल है, सीधा सीधा एक एक करके फॉर्मूला पुट करते जाना है। एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, यू जस्ट नीड टू पुट अप द फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यूज। तो सबसे पहले जैसे है इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालनी है, मतलब EOQ निकालना है, ठीक है। EOQ और रीऑर्डर क्वांटिटी कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला याद है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई cost of placing an order divided by carrying cost।
ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पर देखो एनुअल कंजम्पशन आपको नहीं दी हुई. एनुअल कंजम्पशन इज नॉट गिवन टू यू. आपको क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया हुआ है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, बट यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन नहीं दी. तो वो हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल यूसेज से. नॉर्मल यूसेज कितनी है? 50 यूनिट्स पर वीक. एक वीक में 50 यूनिट्स है और एक साल में कितने वीक्स हैं? 52. नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर इज 52. तो एक वीक में 50 यूनिट है तो 52 वीक्स में कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे. What we will get? Annual consumption of units that we actually need. तो यहाँ पर देखो एनुअल कंजम्पशन निकालने के लिए जो हमारी नॉर्मल यूसेज थी, दिस इज नॉर्मल यूसेज पर वीक मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीक्स. तो ये हमारी आ गई एनुअल कंजम्पशन. तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, पुट कर देंगे. स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो हमें ऑलरेडी दी हुई थी ₹100 पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, वो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन. तो जो आपका वैल्यू आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो आपको डेसिमल्स में आएगी. तो डेसिमल्स में तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी क्या है? क्वांटिटी है. और क्वांटिटी हम फ्रैक्शंस में तो इशू नहीं करेंगे ना. हम क्वांटिटी और फ्रैक्शंस में ऑर्डर नहीं करेंगे. तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है. उसको राउंड ऑफ करके आप डेसिमल्स हटाओगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोगे. दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी. फिर आपको निकालना था रीऑर्डर लेवल. तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल. मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो ये दोनों चीज आपको दी हुई है. देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, दिस इज मैक्सिमम यूसेज. ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो यहाँ पर देखो रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते. तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6. तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हुआ? 6 वीक्स. तो बस हमारे पास दोनों चीज है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 वीक्स. तो रीऑर्डर लेवल दोनों को मल्टीप्लाई करके 450 यूनिट्स इज द रीऑर्डर लेवल. ठीक है, यू जस्ट रिकॉल दिस फॉर्मूला एंड पुट अप द वैल्यू. फिर हमें निकालना है मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद करने हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, अदर फिर हर एक चीज बहुत सिंपल है. नथिंग इज देयर. इसका फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिर हमें क्या है? नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. अब रीऑर्डर पीरियड तो हमें एक मिनिमम दिया हुआ है और एक मैक्सिमम दिया हुआ है. नॉर्मल कहाँ से निकालेंगे? दोनों का एवरेज. ठीक है, दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि नॉर्मल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज. हाफ ऑफ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो वो कितना आएगा? 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 5 वीक्स. तो ये रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था. नॉर्मल कंजम्पशन हमें दी हुई थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज पीरियड से. We will get the minimum level 200 units. फिर हमें निकालना था मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल का ये हमारा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो रीऑर्डर लेवल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 450 यूनिट्स. रीऑर्डर क्वांटिटी जो हमने इकोनॉमिक क्वांटिटी निकाली थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में हमें गिवन. तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. 450 जो हमारा रीऑर्डर हमारा लेवल था,
ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. वी जस्ट पुट अप द वैल्यू and we get the maximum level. And last one, the average stock level. Sorry, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आएगा? एवरेज स्टॉक लेवल का कोई फॉर्मूला नहीं होता. व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, एवरेज स्टॉक लेवल इज एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल. ठीक है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, यू विल गेट द एवरेज स्टॉक लेवल. तो मैक्सिमम लेवल वी हैव कैलकुलेटेड 556 यूनिट, मिनिमम लेवल वी हैव कैलकुलेटेड 200 यूनिट्स. दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, we get the average stock level. एक तो हमारा सिंपल ये फॉर्मूला, ठीक है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, वो दोनों लेवल आप निकाल चुके हो, यू विल सिंपली फाइंड द एवरेज. एक और फॉर्मूला होता है इसका, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये भी फॉर्मूला है. तो मिनिमम लेवल 200 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी जो EOQ था हमारा 186, उसको हमने किया तो वी गेट दी वैल्यू 293 यूनिट्स. यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मूला दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, बट आपके दोनों आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे बिकॉज बोथ आर दी फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल. तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, आपके दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे. तो आपको जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हो, और दोनों कर दोगे दैट इज वेल एंड गुड. बोथ विल बी करेक्ट, उसके लिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 खत्म हो गया. तो आपको मैंने दोबारा बता रही हूँ, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली उसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है और आपको हर क्वेश्चन में पार्ट्स मिलेंगे. पूरा 15 नंबर का कोई भी सवाल नहीं आएगा, पार्ट्स मिलेंगे. 10 + 5, 7 + 8, यूजुअली आपको यही बाइफर्केशन मिलता है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जहाँ पर मीनिंग पूछा है, जो चीज एक्सप्लेन करने को बोली है कि लाइक व्हाट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, व्हाट, जैसे क्वेश्चन लिया था व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. सो इट्स गुड टू राइट द टेक्निकल डेफिनेशन. जैसे आपको कई चीजें होती है ना, इकोनॉमिक्स होती है, कुछ होता है, तो उसमें आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि आप किसी प्रॉपर ऑथर की डेफिनेशन दो. तो अगर आपसे मीनिंग पूछा हुआ है, अगर आप सिंपल प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एडवांटेजेस दे रहे हो, सो इट्स बेटर टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है. अच्छा, ये भी बताने भूल गए, ट्राई टू गिव इन पॉइंट्स. पैराग्राफ आप अवॉइड कीजिए, पॉइंट्स में जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इजीली रीडेबल होता है. पैराग्राफ यूजुअली इतना आराम से नहीं पढ़ा जाता, बट आप पॉइंट्स में देंगे, हाईलाइट कर देंगे मेन पॉइंट को, तो दैट इज इजी टू रीड. तो एग्जामिनर के लिए वो इजी होता है, दे कैन इजीली सी व्हाट यू हैव रिटन एंड दे कैन गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली. फाइन. बुकिश आपको बेसिकली कहाँ पर चाहिए, जहाँ पर आपका कहीं, जहाँ पर आपसे मीनिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. यस, हम कह रहे हैं स्टोर लेजर. स्टोर लेजर क्या है, बिन कार्ड क्या है, या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है. तो अगर आप लिख सकते हो तो इट्स बेटर, नहीं तो इट्स ओके, यू विल गेट द मार्क्स इवन दैट देन आल्सो. ठीक है. सो गिव मी अ ब्रेक ऑफ 5 minutes. You also take a break of 5 minutes. In 5 minutes we will continue with this paper question number 2. ठीक है. अभी हमने question 1 का फर्स्ट पार्ट और उसका और वाला पार्ट दोनों हमने कंप्लीट कर लिया. 5 मिनट के ब्रेक के बाद question 2 हम शुरू करते हैं. ठीक है. So let's take a break of 5 minutes.
Yes, let's get back to this question paper. So now we have to start with this question number 2. तो यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन का भी ए पार्ट है, तो मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स मिलेंगे आपको. तो दिस सेकेंड क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख के जो लग रहा है दिस इज ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है. प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया हुआ है. A manufacturer's product passes through two distinct processes A and B and then to finished stock. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर का दो प्रोसेस से पास होकर जा रहा है. पहले प्रोसेस ए में जाता है, फिर प्रोसेस बी में जाता है, देन फाइनली टू फिनिश्ड स्टॉक. It is known from past experience that wastage occur in the process as under. तो past experience पे जो wastage वो लोग निकालते हैं, that is always the normal loss. ठीक है, past experience के basis पर जब भी कोई भी wastage आपको दी जा रही है, तो वो आपको specifically अगर नहीं बोला जा रहा है, तब भी आपको ये पता होना चाहिए past experience के basis पर जो loss है वो हमारा normal loss होता है. तो process A में कितना loss है? In process A, 5% of the units entering the process. प्रोसेस ए में जितनी यूनिट वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 5% नॉर्मल लॉस होगा, और प्रोसेस बी में 10% ऑफ द यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस. प्रोसेस बी में जितनी यूनिट्स एंटर करेंगी उसका 10% जो है वो नॉर्मल लॉस होगा. तो प्रोसेस ए में 5% ऑफ इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स and process B में 10% of introduced units is the normal loss. The scrap value of wastage in process A is rupees 8 per 100 units. तो जो उनकी हम realizable value बोलते हैं, ये जो wastage units हुई हैं 5%, 10%, तो process A का जो waste है, जो normal loss है, उसकी realizable value क्या है? ₹8 per 100 यूनिट्स. मतलब 100 यूनिट बेचेंगे तो उन्हें 8 रुपए मिलेंगे, और प्रोसेस बी में ₹10 per 100 यूनिट्स. 100 यूनिट्स बेचेंगे तो उन्हें 10 रुपीज मिलेंगे. दिस इज द रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, तो उसको आप सिंपल 8/100, 10/100 भी कर सकते हो, या 0.08 और 0.1 भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. बाकी आपको फिगर्स दी हुई हैं. मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों प्रोसेस का मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, दोनों की वेजेस दी हुई हैं आपको, और दोनों के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए. ठीक है. 5000 यूनिट्स वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹2500. तो प्रोसेस ए में कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं? 5000 यूनिट. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 5000 यूनिट्स इन प्रोसेस ए ऑफ वैल्यू 2500. फाइन. प्रोसेस बी का आपको सिर्फ प्रोसेस ए की हमेशा इंट्रोड्यूस यूनिट मिलेंगी, प्रोसेस बी की नहीं मिलेंगी. क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का इनपुट है. राइट. द आउटपुट्स वर प्रोसेस ए 4700 एंड प्रोसेस बी 4150. दोनों की आउटपुट यूनिट्स आपको दे दी हैं. प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड ऑल अदर रेलेवेंट अकाउंट. तो ऑल अदर रेलिवेंट अकाउंट में आपको मेनली यहाँ पर दो ही अकाउंट बनाने हैं, प्रोसेस ए अकाउंट और प्रोसेस बी अकाउंट. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ. तो पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनेगा. शुरू कहाँ से करेंगे? जितनी यूनिट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की. तो फर्स्ट पॉइंट इज 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर दिया हुआ है 5000 यूनिट इंट्रोड्यूस की है. कितनी वैल्यू की? 2500. ठीक है. बाकी आपका ये जो आपको ऊपर दिया हुआ था मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये तीनों आपके आ जाएंगे यहाँ पर. मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. डेबिट साइड कंप्लीट हो गई. अब इससे रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है? नॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है. ये प्रोसेस ए का कितना बताया था? जितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुई उसका 5%. तो 5000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है, उसका 5% निकालेंगे तो दैट इज 250 यूनिट. और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या थी? ₹8 per 100 यूनिट. तो 8/100 तो कितनी यूनिट्स हैं? 250. मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू 20 रुपीज. ओके. फिर हमें आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर. आउटपुट इन्होंने बताया था 4700 यूनिट्स. दैट्स इट. ये 3 फिगर हमें यहाँ पर नहीं दी हुई, ना तो 50 वाली, ना 105, ना 9875, ये हमें निकालनी है.
तो हमने यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर नॉर्मल लॉस पे यूनिट दिया, आउटपुट दिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल किया 5000, यहाँ पर जब हम टोटल कर रहे हैं तो वो 50 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो वो 50 यूनिट्स का डिफरेंस क्यों है, बिकॉज दैट इज एबनॉर्मल लॉस। आपको मैंने जब प्रोसेस कॉस्टिंग बताया था, जब भी बताया था कि पहला काम, जब आप प्रोसेस अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन आपको जो गिवन है आपने ट्रांसफर कर दी, सबसे पहले आप यूनिट कॉलम का टोटल करोगे, और अगर उसमें कोई भी डिफरेंस आता है, तो अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो एबनॉर्मल लॉस है, और डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर 50 आई है, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो सारी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट का टोटल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू। तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 10,000। तो 10,000 माइनस 20, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, 5000 माइनस 250। ठीक है, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। ये हमने नीचे देखो कैलकुलेशन भी की है इसकी। टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो ये जो वैल्यू आई, दिस इज 2.10। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है 50, 2.10 पर यूनिट है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू आ गई 105। ठीक है, अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी 9875। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। तो अब बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में एक तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए आया 4700 यूनिट 9875, जो वहां का आउटपुट था वो प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा। बाकी मटेरियल कंज्यूम, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो तीनों यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दी। अब आपको इसका नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 4700, इसका 10% आप ले लोगे जो नॉर्मल लॉस है 470 यूनिट्स। ठीक है, और वैल्यू क्या है, ₹10 फॉर 100 यूनिट्स। तो 10 बाय 100 कर दिया, 47 रुपीज इसकी वैल्यू है। इसके अलावा आपको इसका आउटपुट दिया हुआ है 4150, ये क्वेश्चन में गिवन था, कर दिया पूरा। अब पहला स्टेप क्या होगा, क्वांटिटी वाली यूनिट, जो यूनिट्स वाला कॉलम है वो ऐड करेंगे। तो इधर तो 4700 है, इधर जब हमने टोटल किया तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 80 यूनिट्स की, तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो यूनिट्स आ गई, वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे इसकी, रुपीज वाला कॉलम ये जो है ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू। तो ये देखो नीचे हमने कैलकुलेट किया है 14375 टोटल है, इसमें से 47 जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू है माइनस कर दी, डिवाइड कर दिया किससे, 4700 माइनस 470 जो नॉर्मल लॉस यूनिट थी, वैल्यू आ गई 3.39 पर यूनिट। तो अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी 80, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 271। फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकाली जो हमारा फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी अकाउंट, दैट्स इट। बस इसमें आपसे इतना ही एक्सपेक्टेड था। तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ₹20 कैसे आया? एक मिनट, ₹20 जो आया बेटा, देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दोबारा दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन में हमें बोला था ये कि प्रोसेस ए की जो वेस्टेज है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू की 100 यूनिट बेचने पर 8 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ₹8 फॉर 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स के 8 रुपए, तो एक यूनिट का कितना हुआ, 8 बाय 100।
ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने यूनिटरी मेथड आप मैथ्स में पढ़ के आए हो। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। तो 100 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपीज है, तो 1 यूनिट की कितनी हुई? 8/100। तो 1 यूनिट की 8/100 है, तो 250 की कितनी हुई? मल्टीप्लाई 250 कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस ₹20। ठीक है, इसको देखो 20 रुपीज कैसे आया? हमें बताया था 100 यूनिट्स बेचेंगे तो 8 रुपए मिलेंगे। तो 1 यूनिट बेच के कितना मिलेगा? 8/100। और कितनी यूनिट्स है हमारी? 250। तो 8/100 इंटू 250, उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट ₹20। बेटा मैं यहाँ 2019 का एक क्वेश्चन पेपर जो था आपका, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कोर्स में, वो वाला क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रही हूँ। नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस थी 5000। ठीक है, उस 5000 को कैसे यूटिलाइज किया, उसमें से कितना आउटपुट आया, कितना लॉस आया, कितना एबनॉर्मल लॉस आया। तो जब हम डेबिट साइड पर यूनिट इंट्रोड्यूस दिखा रहे हैं तो बाकी चीज हम सारे एक्सपेंस जो है हमने यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा दिए। उससे हमने क्या क्या करा, उसमें से हमारा क्या क्या आया, कितना आउटपुट आया, कितना नॉर्मल लॉस गया, कितना एबनॉर्मल लॉस गया, वो फिगर हम वहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पर। नॉर्मल वेस्टेज का अलग से कुछ नहीं बनाते बेटा। नॉर्मल लॉस हमें हमेशा प्रोसेस अकाउंट में ही दिखाना होता है। 5 भी वैसे ही आया है जैसे हमारा 20 रुपीज आया है, ऐसे ही 100, अच्छा 105 आप पूछ लो। लेट मी सी दिस। एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया। एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? पहले आप कॉस्ट का टोटल करोगे, इधर आपकी ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी आई 10,000, उसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब 10,000 माइनस 20। उसको डिवाइड करेंगे यूनिट से, तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दी पर यूनिट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। पर यूनिट वैल्यू जो आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टोटल कॉस्ट दैट इज 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट आएगी, उस पर यूनिट कॉस्ट को एबनॉर्मल लॉस की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। इज इट फाइन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ईच यूनिट, तो आपको 10 ईयर्स से आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि थियोरी में यू कांट से। वैसे तो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जो मैं टाइम टू टाइम पे आपको बता भी रही हूँ, कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा, उसका एडवांटेज पूछ लिया, या कई बार पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मटेरियल में आपको ये पूछा ही हुआ है, स्टोर्स लेजर, बिन लेजर, स्टोर बिन कार्ड, ये सब आपका पूछ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि 10 नंबर तक की वेटेज है, तो यू कैन गेट दैट आल्सो। तो इट डिपेंड्स कि क्या हो सकता है। तो हर एक यूनिट का एज बताना बड़ा मुश्किल है। यूनिट और कॉस्ट सेंटर में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट सेंटर जो होता है कि जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट सेंटर है। जैसे हमने बोला डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी, तो ये कॉस्ट सेंटर। हर एक डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट इनकर कर रहा है, उसके अपने कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट इन द सेंस कि एक आपका सपोज कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, लाइक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो दिस इज द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है तो वो उसकी कॉस्ट यूनिट हो गई। कि जैसे अगर सर्विस डिपार्टमेंट कोई है, सर्विस इंडस्ट्री कोई है, बस चला रही है, तो उसकी कॉस्ट यूनिट क्या हुई कि वो किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे चार्ज करेंगी, तो दिस इज कॉस्ट यूनिट।
पर पैसेंजर किलोमीटर लेंगे तो दिस इज कॉस्ट यूनिट. तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू. ये दोनों एक नहीं. Am I clear till now? तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया प्रोसेस कॉस्टिंग का. इसका बी पार्ट में आपसे जो है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, उसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखो 5 नंबर का. तो 10 मार्क्स का आपका प्रोसेस कॉस्टिंग था, 5 मार्क्स का आपका ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया. ब्रीफली एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. तो आपसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की एडवांटेजेस पूछी है. तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एडवांटेजेस देना शुरू कर दोगे. नो, आपसे कभी भी किसी के सिर्फ अगर एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव से पूछे जा रहे हैं तब भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द मीनिंग ऑफ दैट, देन यू विल स्टार्ट विद द व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. एडवांटेजेस पूछा है तो पहले आप मीनिंग दोगे उसका, और मीनिंग देने के बाद देन यू विल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस. तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का मीनिंग पहले पढ़ेंगे. Integrated or integral accounting is a system in which cost and financial accounts are kept in the same set of books. जो मैंने आपको अभी ब्रीफ भी किया था जब आप कह रहे थे कि आपने ये वाला टॉपिक नहीं कराया, तो मैंने आपको ब्रीफ किया था कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कौन से होते हैं, जहां पर दिस इज बेसिकली दैट सिस्टम जहां पर दोनों अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है. सेम सेट ऑफ बुक्स में दोनों चीज रिकॉर्डेड होती है. इन सच अ सिस्टम ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन वन कंबाइंड सेट ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बनी होती है उसमें हमारी दोनों अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते जाते हैं. पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग की भी रिकॉर्ड होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन उसी में ही रिकॉर्ड की जाती है. दिस सिस्टम एलिमिनेट्स द नीड फॉर सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट बुक्स फॉर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस. तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे अभी हमने नॉन इंटीग्रेटेड में क्या पढ़ा, नॉन इंटीग्रेटेड में पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और दोनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं. तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में उस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं और वहां पर मिलकर एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं. Accounts are designed in such a way that full information required for costing as well as for financial accounting purpose is obtained from one set of books. तो इसलिए क्योंकि पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन वो दोनों की लिखते हैं, तो किसी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कॉस्टिंग और रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट, तो वो उसी सेट ऑफ बुक्स में उनको सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ऐसा नहीं है कि उनको अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चाहिए तो कहीं और जाना पड़ेगा. एक ही जगह पर उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. दिस इज इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. तो इसके एडवांटेजेस क्या है, अब हम एडवांटेजेस शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस इज इकोनॉमिकल सिस्टम. इकोनॉमिकल कब बोलते हैं कि जहां पर हमारी बचत हो रही होती है. इकोनॉमिक कब होती है, जहां पर हमारा बचत हो रही होती है, जहां पर हमारी कॉस्ट सेविंग होती है. बेसिकली इंटीग्रल सिस्टम इज क्वाइट इकोनॉमिकल एज इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. तो यहाँ पर डुप्लीकेशन अवॉइड हो गई कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आ रही है, कुछ चीजें हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आ रही है, सेम चीजें आ रही है, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन एक तो एलिमिनेट हो जाती है और साथ साथ क्लैरिकल कॉस्ट भी सेव हो जाती है. क्यों, क्योंकि पूरा अगर दो डिपार्टमेंट बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग बनेगा, तो दोनों अपना अपना स्टाफ लगाएंगे, दोनों अपने अपनी क्लैरिकल पोस्ट पे लोगों को बिठाएंगे जो ये सारा काम कर रहे हों. और जब ये मिलके एक ही जगह पे कर रहे हैं तो वो क्लैरिकल कॉस्ट रिड्यूस हो गई. जो काम दो अलग अलग लोग कर रहे थे वो एक ही बैठ के वहाँ पर पूरा काम कर देगा. तो दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकल. सेकेंड, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन. क्योंकि यहाँ पर जब एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है, हमें रिकंसाइल कब करना पड़ता था, कॉस्ट अकाउंट जब कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी प्रॉफिट फिगर निकाल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो अपनी प्रॉफिट फिगर निकाल रहा है. तो वहाँ पर जब दो अलग अलग प्रॉफिट फिगर्स आती थी तब हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ता था. बट क्योंकि यहाँ पर एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है तो यहाँ पर दो हमारी प्रॉफिट और लॉस की फिगर अलग अलग नहीं आती है. सो इसलिए हमें यहाँ पर रिकंसाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती.
As only one set of account is maintained, there will be only one profit or loss figure, and as such there will be no need for reconciliation between costing and financial profit or loss. तो यहाँ पर क्योंकि एक ही प्रॉफिट या लॉस फिगर आएगी तो रिकंसिलिएशन नहीं करना है. रिकंसिलिएशन कब करना है? जब अलग अलग प्रॉफिट और लॉस फिगर आ रही है. थर्ड एडवांटेज इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग वर्क. एक ही जगह पर एक ही डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग का. पहले दो डिपार्टमेंट है, नॉन इंटीग्रल में दो डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग हो गई, दोनों अकाउंटिंग एक ही जगह पर की जा रही है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी सेव हो गई और वहाँ पर कंट्रोल उनका ज्यादा हो गया. इंफॉर्मेशन अवेलेबल विदाउट डिले. इंफॉर्मेशन साथ साथ अवेलेबल है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर है. उनको कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है. एक ही बुक ऑफ अकाउंट से उनको कॉस्टिंग की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. पूलिंग ऑफ नॉलेज. क्योंकि यहाँ पर दोनों आपकी कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट दोनों की इंफॉर्मेशन सेव है, तो यहाँ पर पूलिंग ऑफ नॉलेज है, मतलब बहुत सारी नॉलेज सारी एक साथ मिल जाएगी, तो इट गिव्स बेटर रिजल्ट. बेटर कोऑर्डिनेशन. दोनों लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो दोनों का कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन वहाँ पर ज्यादा अच्छा है. सुटेबल इन मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग. मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग कौन सी है? जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बेसिकली बात कर रहे हैं. तो जहाँ पर एक ही सारा डाटा बन रहा है, जहाँ पे अलग अलग बनेगा तो उनको आपस में मिलाना बड़ा मुश्किल है, बट मैकेनाइज्ड में ये सुटेबल रहता है. वाइड आउटलुक. जो अकाउंटिंग स्टाफ है उसका आउटलुक जो है ब्रॉड हो जाता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी पोजीशन को अप्रिशिएट करते हैं, तो देयर इज वाइड आउटलुक. सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस. तो इंटीग्रल सिस्टम समझ में आ गया सबको? इंटीग्रल सिस्टम क्या है? इंटीग्रल सिस्टम में किसी को डाउट है तो पूछो. ब्लर है बट नहीं, might be there was some network issue but screen is clear. तो ये इंटीग्रल अकाउंटिंग समझ में आ गई सबको? नॉन इंटीग्रल तो जो हमने रिकंसिलिएशन चैप्टर पढ़ा है उसमें शुरुआती नॉन इंटीग्रल सिस्टम से हो रही है कि जहाँ पर दो अलग अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं. कॉस्ट अकाउंटेंट अपना बुक ऑफ अकाउंट्स बनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, और क्योंकि वहाँ पर दो अलग अलग प्रॉफिट फिगर आती है तो उनको रिकंसाइल करना पड़ता है. ठीक है. इंटीग्रेटेड जहाँ पर एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है जिसमें कॉस्टिंग की भी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी पूरी डिटेल. इंटीग्रेटेड मतलब मिलके जो बनाया गया. इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो. सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो क्लियर हो गया. अब इसका और वाला पार्ट. This is what are the advantages and limitations of activity based costing. So this is the last topic we have done in the last class. पिछली क्लास में हमने इसी टॉपिक पे खत्म किया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो हमें उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बतानी है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको सिर्फ एडवांटेजेस लिमिटेशन नहीं देना है, आपको पहले फिर यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है पहले वो बताना है, देन यू विल गिव द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको मैंने क्या बताया था कि एक कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज वो लोग कर रहे होते हैं कि सपोज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही है कि लाइक परचेज ऑर्डर वो लोग ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर किया जा रहा है, तो वेरियस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. तो हर एक एक्टिविटी की कॉस्टिंग जो है दैट इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एक बार मीनिंग हम उसका पढ़ रहे हैं. ABC is a new and scientific approach developed by Cooper and Kalpan for assigning overhead to end products, jobs and processes. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह यहाँ पर ये एक, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था एक एवरेज फिगर वो लोग ले लेते थे, तो एवरेज ओवरहेड वो निकाल लेते थे, तो जिससे क्या होता था कि हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता था. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ये साइंटिफिक अप्रोच लेके आए हैं.
कौन लेके आए हैं, कूपर एंड कैल्पन लेके आए हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो भी टोटल ओवरहेड्स उन्होंने निकाले तो उनको वो असाइन कर देते हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट होता है या जो भी जॉब्स या प्रोसेसेस को कर रहे हैं उनकी वैल्यू वो उसको असाइन कर देते हैं. It aims to rectify the problem of inaccurate cost information due to selection of wrong basis of indirect cost apportionment. तो इसका बेसिक एम क्या है कि इन्होंने ये वाली टेक्निक जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये क्यों डेवलप की, ताकि जो भी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कॉस्टिंग से रिलेटेड, जो भी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने रॉन्ग बेसिस ले लिया कि लाइक जो हम कॉस्ट को है अपोर्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो हम एक बेसिस लेते हैं. जैसे हमने बोला था कि अगर हम पावर ले रहे हैं तो मशीन कि लाइक हॉर्स पावर के बेसिस पे, किलोवाट आवर्स के बेसिस पर हम हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, या फिर रेंट है तो रेंट हम एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं. तो अगर रॉन्ग बेसिस की वजह से हम कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए ये वाली टेक्निक यहाँ पर लाई गई. तो उनके वर्ड्स में एबीसी सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सिस्टम दैट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज. तो यहाँ पर क्या होता है, वो लोग हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी जो भी की जा रही है, जैसे मैंने बोला परचेज की जा रही है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या और भी कोई भी एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, तो दे यूज टू फाइंड आउट, दे यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट. और जो वो कॉस्ट आती है वो उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं. कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो वहाँ पर प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट से है, या अगर वहाँ पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उन सर्विसेज को वो कॉस्ट असाइन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट और सर्विस. तो वो जो भी एक्टिविटी वहाँ पर उस प्रोडक्ट के लिए की जा रही है तो उन एक्टिविटीज की, हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसको टोटल करते हैं और उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को वो कॉस्ट असाइन कर दी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हर एक चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसका सम अप करके फिर वो कॉस्ट उसको एलोकेट कर दी जाती है. दिस इज एबीसी टेक्निक. तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, तो दिस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्योंकि हर एक एक्टिविटी की यहाँ पर जब अलग अलग कॉस्ट डिटरमाइन की जा रही है तो वो काफी एक्यूरेट भी होती है और रिलायबल भी है. दूसरा, बेटर प्राइसिंग डिसीजन. तो क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग वो वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर आएगा नहीं. तो इट विल बी नियर अबाउट टू दी कॉस्ट. एस्टिमेशन भी है तो वो नियर अबाउट होगा, तो यहाँ पर प्राइसिंग बेटर हो जाएगी. क्योंकि अगर हमने कई बार सपोज हमारी उतनी एक्यूरेट अगर हमारी कॉस्टिंग नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कई बार हम अंडर कॉस्टिंग कर देंगे जिसके बेसिस पर प्राइस हम फिक्स कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा कि इन एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी बट हमने अपनी हिसाब से उसकी कॉस्ट हमने कम डिसाइड की थी, तो उसके बेसिस पर हमें कई बार नुकसान हो जाता है. तो इस वाली टेक्निक से क्या होगा, हमारे प्राइसिंग डिसीजंस जो है वो बेटर हो जाएगा. थर्ड एडवांटेज इज दिस इज रियलिस्टिक. The analysis of overhead cost with reference to activities is considered to be more realistic because distribution of overhead based on activities is an objective approach. तो रियलिस्टिक है क्यों, क्योंकि हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं और उसकी जो भी एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को उसकी कॉस्ट असाइन की जा रही है. सो दिस इज क्वाइट रियलिस्टिक. कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. तो दिस प्रोड्यूसेस मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट बिहेवियर and enables management to control many fixed overhead. क्योंकि वहाँ पर हर एक एक्टिविटी की जब कॉस्ट आइडेंटिफाई की जाएगी तो ये पता चलेगा कौन सी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं अगर, तो उनके ऊपर बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, उनको इजीली कंट्रोल वो लोग कर सकते हैं क्योंकि बेटर आइडेंटिफिकेशन है तो दे कैन बेटर कंट्रोल इट. ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्टिविटी. जब वो हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको ये पता चलेगा दिस एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज अननेसेसरी दे आर डूइंग. तो अननेसेसरी एक्टिविटी जो है उनको वो हटा सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, जिससे जो कॉस्ट है वो उनकी रिड्यूस हो जाएगी. तो दीज आर दी वेरियस एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज क्या है, ऑल कॉस्ट डू नॉट हैव अनएम्बिगुअस एक्टिविटी and thus certain costs have to be allocated to department and products according to traditional volume based measure. तो कुछ
यहाँ पर कॉस्ट ऐसी हैं जिनको जो है इस नई टेक्निक के हिसाब से प्रॉपर हर एक एक्टिविटी के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ट्रेडिशनल जो वॉल्यूम बेस्ड सिस्टम था वो बेटर है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है तो उसको हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर है, हर एक डिपार्टमेंट में वो जा रहा है, कहीं पर कितने टाइम लगा रहा है, कहीं पर ज़्यादा टाइम लगा रहा है, कहीं पर कम लगा रहा है। तो हमें अगर हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो उस केस में ये हमारी नई एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज नॉट सुटेबल। तो उस केस में ट्रेडिशनल वाली हमारी सुटेबल होती है। ABC is a complex system, is not only time consuming but also comparatively costly to maintain. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप की। पहले सारी एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जाएंगी और फिर उन एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई की जाएगी और फिर उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इतने स्टेप्स वहाँ पर फॉलो करने हैं एंड इट इज कॉस्टली एज वेल, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो है, जो ट्रेंड स्टाफ है, वो अपॉइंट किया जाएगा। नॉर्मल कोई भी एम्प्लॉय जो है ABC टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकता। तो दीज आर दी लिमिटेशन। इसके अलावा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। ठीक है, सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इट रिक्वायर्ड स्पेशली ट्रेंड स्टाफ, जो मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ, और इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, टाइम की भी, मनी की भी। तो these are the basic limitations of this method. Is it clear till now? यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। रिलायबल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि दिस इज रिलायबल इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो रिलायबल होता है। और रियलिस्टिक होता है कि जो मतलब सच्चाई से रिलेटेड है, असलियत से रिलेटेड है। दिस इज रियलिस्टिक, दिस इज रियल। तो रिलायबल जहाँ पर भरोसे की बात हो रही है, रियलिस्टिक कि ये एक्चुअली ऐसा हो सकता है, दिस इज रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक ही होती हैं, बट अब जो बेटर वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि डिसएडवांटेजेस जो होती हैं नुकसान होते हैं, तो किसी चीज का कोई नुकसान तो हम बेसिकली नहीं कह सकते हैं। तो लिमिटेशन इज द बेटर वर्ड। लिमिटेशन होती है कि ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब ये इसका एक बाउंड्री एरिया है, ये इसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इससे ज्यादा वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स वी कैन से। ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल। अगर हम कह रहे हैं ये सबके लिए सुटेबल नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए तो सुटेबल है। डिसएडवांटेज हो गया कि उससे नुकसान हो रहा है। तो जो चीज कॉमन है कि सबको उससे हो रहा है, तो वो तो हम डिसएडवांटेजेस ले लेंगे। बट कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, तो वो हमारी डिसएडवांटेज नहीं है, वो लिमिटेशन होगी कि कुछ लोगों के लिए वो उसकी लिमिटेशन है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन है उसकी कि उससे ज्यादा वो लोग नहीं निकल सकते। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि सर्टिफाइड, ऑथेंटिक है कि ये सही है इंफॉर्मेशन की, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि दिस इज, जो हमने रिलायबल ऊपर बात करा कि जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, जो अप्रूव्ड होती है, जो सही होती है, वो हम कहते हैं ऑथेंटिक है। कि किसी चीज से उन्होंने उसको टेस्ट किया है, दे हैव फाउंड इट करेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कि जैसे आपका ये चल रहा है कि आपके एग्जाम सपोज 10th जून से हैं, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ओनली। बट अगर आपने वहाँ पर फोन करके SOL से आपने पता कर लिया कि हाँ, वो लोग कंफर्म कर देते हैं कि हाँ 10th जून से एग्जाम है, तो दिस इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक अप्रूव हो गया है, वहाँ पर आपके पास एक लेवल हो गया है कि आपने पूछ के कंफर्म कर लिया, कंफर्मेशन इज देयर, तो दैट बिकम्स ऑथेंटिक। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई चीज़ हम लागू कर देते हैं, जैसे कि पॉलिसीज आती हैं कि आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कि इतने से इतने साल की पॉलिसी है, तो पहले उसका ड्राफ्ट चल रहा होता है, कई साल तक उसके ऊपर ड्राफ्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर काम चल रहा होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। तो जब वो फाइनलाइज हो जाता है, फिर जब उसको लागू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही होते हैं। फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स तो बेसिकली वो लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, ये उनके ऑब्जेक्टिव हैं कि व्हाट दे वांट टू अचीव, कि वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं।
तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। फीचर्स होते हैं कि उससे रिलेटेड, कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं फीचर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ। फीचर में आपके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों कवर होते हैं, और ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली व्हाट दे एक्चुअली वांट टू अचीव। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इसको समझना, कि एक पूरा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है, कि बहुत चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं, कई चीज़ों को करना है, तो दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। और कॉस्ट तो आपको पता है, कॉस्ट तो बेसिकली व्हाट कॉस्ट दे आर इनकरिंग, दिस इज कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन, बेटा मैंने बताया ना कि इम्प्लीमेंटेशन जब हम कोई चीज लागू करने होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है, तो वो कहते हैं कि अभी तो वो पॉलिसी आ रही है, अभी उसके ऊपर लाइक राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा में चर्चा होगी। जब वो वहां से पूरा अप्रूव हो जाता है, वहां से पास हो जाता है, तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब उसको लागू किया जाता है। ठीक है, तो जब कोई चीज लागू हो जाती है ऑफिशियली, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। किसी का कोई डाउट है अभी तक? मैंने यहाँ पर देखो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, दो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं। आपको किसी में भी, जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो आप दोनों लिंक में किसी में भी आप जाकर ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, आपको सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, डू टेल मी, डू यू वांट दिस नोट्स? आज तो मैं खैर शेयर नहीं करूंगी, बट दिस इज द पेपर ऑफ 2019 एंड यू विल गेट दिस सॉल्यूशन इन द 10 years also. 10 ईयर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट द मेन पर्पस ऑफ माइंड फॉर डिस्कसिंग दिस पेपर इज कि हाउ डू यू नीड टू अटेम्प्ट एन पेपर। आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिले। किस तरीके से पेपर शुरू करें, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर दैट रीजन ओनली आई एम जस्ट टेकिंग दिस रिवीजन क्लास। तो क्या ये शेयर करने की जरूरत है इन द नेक्स्ट क्लास? आज तो शेयर नहीं करूंगी, बट नेक्स्ट क्लास में I can, but you want. But you will get this paper in your 10 years also. So do you want me to share this paper? Please do reply in QA tab. यहाँ तक अभी जितना बताया सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कॉस्ट यूनिट जो है बेटा, जो हम बेसिकली यूनिट हम लोग यूज करते हैं, तो यूनिट से हमारा एक तो होता है, तीन चीजें हैं, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, थ्री थिंग्स आते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर सपोज एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ पर शर्ट बनाई जा रही है, तो अगर हम उस शर्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो दैट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। या फिर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कि लाइक प्रिंटिंग प्रेस का जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो प्रिंटिंग प्रेस की कोई कंपनी है, वो प्रिंट्स निकालती है, तो उसको जो है, अगर वो एक पैम्पलेट प्रिंट निकाल रही है, तो उस पैम्पलेट प्रिंट निकालने की उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो जो पैम्पलेट है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट सेंटर की जैसे कि एक कंपनी में, एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट इनकर कर रहा है। कि तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी, तो डिपार्टमेंट ए की अपनी कुछ कॉस्ट होगी, जैसे हमने पढ़ा भी था डिपार्टमेंट वाला एक क्वेश्चन जो हमने ओवरहेड्स में था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सर्विस डिपार्टमेंट अलग है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट सेपरेट बने हुए, तो हर एक की अपनी कॉस्ट थी, तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर की जा रही है, तो वो एक कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कि जैसे हम शर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे पर पीस कितनी कॉस्ट है, तो वो जो पर पीस है दैट इज कॉस्ट यूनिट।
सर्विसेज है कि लाइक बस सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो पर पैसेंजर किलोमीटर उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो वो जो पर पैसेंजर किलोमीटर है दैट इज कॉस्ट यूनिट। पर पीस कॉस्ट यूनिट, ठीक है, या फिर हम कहें पर केजी, वो भी कॉस्ट यूनिट है। तो ये वाला जो पेपर है आज तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे 10 इयर्स में ये पूरा आपके पास है। बेटा एग्जाम तो आपकी बार शायद ओबी ही होंगे, एबीई तो नहीं होगा, ओबीई ही हो रहे हैं, तो होपफुली आपके भी ओबीई होंगे। ठीक है, मैं ये पेपर जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, देन यू विल गेट दिस। और कोई किसी को डाउट है अभी तक? यहाँ तक हमने जितना पेपर डिस्कस किया है, यहाँ तक किसी को जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट ये सेकंड पार्ट इसका। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, हम एक ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इसके बाद ये छोटा क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिक्वायर्स 500 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट मंथली। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक कंपोनेंट की 500 यूनिट हर महीने चाहिए, तो दिस इज द मंथली कंजम्पशन। कंजम्पशन की बात हो रही है ना, अगर उसको मंथली कोई चीज चाहिए तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, तो दिस इज द कंजम्पशन बेसिकली। फाइन, तो ये मंथली कंजम्पशन आपको दी हुई है 500 यूनिट। दिस इज करंटली बीइंग परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर एट ₹50 पर यूनिट। ये उसकी कॉस्ट दी हुई है, पर यूनिट 50 रुपीज में वो खरीद रहे हैं। The cost of placing an order is ₹30 and the annual carrying cost is ₹4 per piece. तो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, पर पीस है ना, तो दिस इज पर यूनिट। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ईओक्यू का आपका फॉर्मूला वही वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर divided by carrying cost per unit. This is the formula for EOQ. Everything is given to you. इसके अलावा क्या निकालना है, also find the number of orders to be placed in a year. तो हमें number of order निकालने हैं। तो EOQ बेसिकली क्या होता है, EOQ होता है कि एक बार में जब हम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, ये मतलब हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट एक ऑर्डर में मंगानी है कि हमारा जो मिनिमम कॉस्ट पड़े। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर और द टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर। तो दीज थिंग वी नीड टू कैलकुलेट। तो फर्स्ट थिंग इज EOQ। तो ये EOQ का पहले जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द फॉर्मूला। ठीक है, पहला स्टेप आपको हमेशा फॉर्मूला देना। फिर आपने जो यहाँ पर वेरिएबल्स लिए लाइक A, B, S, उनकी वैल्यू यहाँ पर दोगे। जैसे A इज एनुअल कंजम्पशन, तो कितनी होगी, 500 मंथली है, एनुअल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट दिस एनुअल कंजम्पशन। फिर B इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो आपको दी हुई है, मतलब आपको गिवन वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, ₹30 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है ₹4 पर यूनिट। तो फॉर्मूला में पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 4। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो EOQ इज हाउ मच, 300। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया, आपसे EOQ पूछा था, तो EOQ इज 300 यूनिट्स। सेकंड आपसे पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जाएंगे, तो हमें एक साल में कितनी क्वांटिटी मंगानी है, 6000, और एक बार में कितनी मंगा रहे हैं, 300। तो इनको डिवाइड कर देंगे, तो कितने ऑर्डर हम कर रहे हैं, 20। वी विल ऑर्डर 20 नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर। एक साल में हम 20 बार ऑर्डर करेंगे, तो दो ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप आएगा,
एक साल में 365 दिन है और हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं 20, तो एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, तो दिस इज 18.25, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे 18 डेज रिस्पेक्टिव। इज दिस क्लियर? पहले यहाँ पर EOQ निकालना था, सिंपल फॉर्मूला EOQ का हमने लगाया, तो वहां पर हमारी क्वांटिटी आ गई कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। फिर हमसे पूछा एक साल में हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, तो उसका फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। फिर हमसे पूछा टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, सो वी विल गेट दिस टाइम लैग। तो ये 3 पार्ट थे इसके, 5 नंबर का सवाल। इज इट क्लियर? कहिए बेटा शिवदास का ले लीजिए आप। अकाउंटिंग ऑफ वेस्ट का मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर किसी बिजनेस में वेस्टेज हो रही है, तो उस वेस्टेज को आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करोगे, वो आपका है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीजें होती हैं कि अगर वेस्ट है तो उसमें अगर हमारी नॉर्मल वेस्टेज है तो जो भी हमारी वेस्टेज हो जाएगी तो उतना हमारा क्या होगा, उतनी नंबर ऑफ आउटपुट, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा। अगर हमारी वेस्टेज हो रही है तो वेस्टेज का इम्पैक्ट किस पे आएगा, आउटपुट पे। कॉस्ट तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल तो हमारा आ चुका है, हमारा फिर इन ड्यूरिंग प्रोसेस हमारा मटेरियल वेस्ट हुआ जिससे हमारा आउटपुट कम आया। तो अगर हमारी वेस्टेज जो है वो नॉर्मल है, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ही है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट को गुड प्रोडक्शन से डिवाइड कर दोगे। गुड प्रोडक्शन मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस वेस्टेज। टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। टोटल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस वेस्टेज। तो वो आपका जो है वो अकाउंटिंग हो जाएगी, वो गुड प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाएगी कॉस्ट। बट अगर आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज है कि आपने सोचा था 100 यूनिट वेस्ट होंगे और वो 150 यूनिट वेस्ट हो, तो 100 तो आपके नॉर्मल है, बट 50 यूनिट्स क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, अकाउंटिंग यू नीड टू। यहाँ तक अब सबको इतना ही डाउट था? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा डाउट है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो बाकी पेपर हमारा बच गया ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करके इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा, एक तो वो डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ है, वो वाला क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी, फाइन। और इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन दी लास्ट क्लास दैट वी हैव ऑन वेडनेसडे। ओके, so goodbye for the day, have a great day, see you in the next class. You can leave this meeting now, this is all for the day. Thank you. Lalita ma'am. Lalita ma'am, are you there? Ma'am, you can end up this meeting. I have wind up for the day. Thank you.
हेलो मैम, आपने भी क्लास खत्म कर दी क्या? रश्मि मैम? जी मैम, हाँ जी मैम, क्लास एंड कर दी है मैंने। आप मीटिंग एंड कर दी है। अच्छा अच्छा, मैं तो वेट करने लगी, मैंने कहा पता नहीं आपने म्यूट कर रखा था। मैं अभी आपको कॉल कर रही थी तो फिर मैंने कहा मैं वेट कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, गुड बाय। ओके, गुड बाय।